हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जरूर देख ले। जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था, अमेज़न जंगल के बीच बड़े मंदिर में से फिन और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर बेशकीमती खजाने को हासिल कर लिया। मगर उसके बाद क्या हुआ, तो चलिए देखते हैं। शुरुआत होती है पहाड़ी इलाके को दिखाते हुए, जहां पर हम एक ग्रुप को देखते हैं जिनके सरदार को आज वो चीज मिल गई है जिसकी वो बरसों से तलाश थी, यानी कि एक क्रिस्टल स्कल, जिसके अंदर उनका मानना है कि कुछ मायावी शक्तियां हैं जिसे हासिल करने पर वो दुनिया पर राज कर सकते हैं। बिना कुछ करे ही कई साल तक आराम से बैठकर ऐश की जिंदगी जी सकते हैं। इस बीच हम उसे कुछ ही दूरी पर छुपे हुए फिन को देखते हैं, जिसके साथ एक आदमी भी होता है। दोनों ही उस स्कल को हथियाने के चक्कर में थे, क्योंकि उन्हें भी वो किसी भी हाल में चाहिए था। अब सरदार को ये चीज मिल गई थी, इसीलिए वो सभी से चलने को कहता है, क्योंकि उसे अब ऐश जो करना था, अब सब अपने काम में लग जाते हैं और उस स्कल को वहीं रख देते हैं। इसी का फायदा उठाकर फ्लिन चुपके से स्कल को ले लेता है और निकलने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहां बने एक अजीब से पत्थर पर पड़ी, जो देख वो बताता है कि ये हिंदू गॉड से प्रेरित है। लेकिन उसका साथ वाला साथी उसे चलने को बोलता है, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु अब देर हो चुकी है, क्योंकि उन्हें भनक लग चुकी है कि स्कल गायब हो गया। इसीलिए इनके पीछे अब किसी जंगली भेड़िया की तरह पड़ चुके हैं। पर ये दोनों भी अपने घोड़े से जैसे तैसे करके भागते हैं और जाकर नदी में कूद जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है। वहीं दूसरी ओर मिस्र में कायरो नाम का शहर में हम एक बूढ़े शख्स को तेजी से भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे लगे थे जिन्हें कुछ चाहिए था, जो कि वो उन्हें नहीं देना चाहता। इसीलिए ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद उस शख्स को पता चल जाता है कि अब वो ज्यादा देर भाग नहीं सकता, तो वो एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे एक चीज देते हुए कहता है, इसे जाकर पोस्ट ऑफिस में रख देना और किसी को कुछ मत बताना। इतना कहकर वो भाग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। फिर उस बूढ़े शख्स की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसने वो चीज तो बच्चे के हवाले कर दी थी। अब इसीलिए वो सभी गुस्से में आकर उसे वहीं मार देते हैं। और इस तरफ फिन अब उस स्केलेटन को लेकर पीटर के पास जाता है, वही लाइब्रेरियन जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था। पीटर का इस कहानी में काफी अहम भूमिका है, जिसे समझने के लिए आपको पहला वाला पार्ट देखना पड़ेगा। अब यहाँ फिन ने जब वो स्केलेटन दिया तो कहा कि उसे एक बारी फिर से इस दुनिया को विनाश होने से बचाया है। लेकिन पीटर को उसकी करतूतों के बारे में पता चल चुका है, जिसके चलते उसने अपने साथी की जान जोखिम में डाल दी थी। और इसीलिए सफाई के लिए वो उसके सामने कहता है कि वो चीज़ काफ़ी अनमोल थी, इसीलिए मैं उसे देखने लग गया था। तब पीटर ने उसे कहा कि उसे ऐसे मिशन पर काफ़ी ऐसी अनमोल चीज़ें और पसंदीदा चीज़ें मिलेंगी, लेकिन तुम्हें उनके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम आगे बढ़ पाओगे, कामों में सफल हो पाओगे, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। उनकी ये बात अभी तो फिन को समझ में नहीं आती, लेकिन आने वाले समय में उसे समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। खैर, अब वो अपने घर पर आ जाता है, जहाँ सभी ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी, क्योंकि उसका आज जन्मदिन है। उसी पार्टी में फिन के पिता काफी करीबी दोस्त भी मौजूद थे, जिन्हें हमें पता चलता है कि उसके पिता बहुत भले इंसान हैं, लेकिन किसी ने उन्हें न जाने किस वजह से मार डाला था। सिर्फ एक चीज है मेरे पास और आज मैं तुम्हारे हवाले वो कर रहा हूँ। दरअसल ये एक पुरानी तस्वीर थी जिसके बारे में जेरी ने बताया था। ये उस दिन की तस्वीर है जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को पहली बार देखा था, और मैंने भी। हम दोनों उसी पार्टी में मौजूद थे। हम दोनों को पहले ही नजर में तुम्हारी माँ पसंद आ गई, लेकिन तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता पसंद आए, इसीलिए उन्होंने उससे कुछ दिन बाद शादी की। पर इससे हमारी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया। हम सालों तक साथ रहे। मैंने निर्णय लिया कि अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो जाएगा तो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसीलिए अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक होकर याद करना। अब पार्टी खत्म होने के बाद फिन कुछ पुरानी चीजों को देखता है, जिसमें उसके बचपने का एक स्केच भी था। इतने में उसकी माँ आ जाती है, जिनसे वो कहता है कि जब मैं 9 साल का था तो डैड मुझे कहानियां सुनाया करते थे, जिसके मुताबिक मैं ये सारे स्केच बनाता था, और आज मुझे उनकी सुनाई हुई कहानियां बहुत याद आ रही है। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके पिता बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छे लोगों की जरूरत गॉड को भी रहती है, इसीलिए उन्होंने जल्दी अपने पास बुला लिया। इतना कहने के बाद वो उसे एक सील देते हैं, यानी कि एक लॉकेट, जो कि उसके पिता ने एक जगह ढूंढी थी, पर वो क्या थी फिन को खुद नहीं पता। पर अपनी माँ के कहने पर वो उसे पहन लेता है। सीन शिफ्ट होता है। हम लाइब्रेरी में बैठे फिन को देखते हैं, जो आज देर रात काम कर रहा है। पर तभी कुछ लोग आकर उस पर हमला बोल देते हैं और उसे बेहोश करके निकल जाते हैं। अब जब उसे होश आता है तो पीटर उसके पास था, जो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास से कोई चीज चुराई गई है। फिन को उसी सील का ख्याल आया, जिसके बारे में वो पीटर को बता देता है। जो सुनने के बाद वो उसे बताता है वो सील असल में बादशाह सुलेमान की थी, जो सिर्फ दुनिया में 24 लोगों के पास है, जिनके पूर्वजों ने उन्हें उनके हाथ में सौंपा था। और उन 24 लोगों में तुम्हारे पिता भी थे,
दरअसल उस सील की मदद से वो लोग बादशाह सुलेमान के खजाने तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी कीमती उस खजाने में कुछ और है तो उसके हाथ से लिखी गई एक पुरानी किताब है, जिसमें एक चैप्टर में बताया गया है कैसे तुम कुछ मंत्रों की मदद से दुनिया में चल रहे समय चक्र को अपने मुताबिक चला सकते हो। एक और चीज उसमें बताई गई है, अगर किसी के हाथ वो किताब लग गई तो वो किसी को भी मौत या फिर जीवन तोहफे में दे सकती है। ये जानने के बाद फिन समझ गया कि अब अगला मिशन उसका क्या है। उसे किसी भी तरह करके उस किताब को उन लोगों के हाथों में लगने से रोकना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो उसे ढूंढेगा कहाँ? तो पीटर ने उसे मोरक्को में हो रहे एक एग्जीबिशन के बारे में बताया जिसमें दुनिया के सबसे बड़े सुल्तानों से जुड़ी चीजों को रखा गया है, जिसमें रोमन एम्पायर के कुछ पुरानी चीजें भी हैं, टर्की के गजनी एम्पायर की भी है और साथ में हिंदुस्तान के मुगल और अशोका एम्पायर से जुड़ी चीजें भी वहां पर रखी है। और इसीलिए समय ना गवाते हुए फिन फौरन मोरक्को के लिए निकल जाता है। पहुंचता है उसी साइट पर जहां पहले से खोजबीन का काम चालू है। तो फिन भी उसी में लग जाता है, पर एली नाम की लड़की उसे पकड़ लेती है और यहाँ आने की वजह पूछती है। फिन उसे झूठ कहता है कि वो एक ऑफिशियल है और यहाँ किसी खास काम के लिए आए, पर एली को पता चल जाता है कि वो झूठ कह रहा है, इसीलिए वो उसे भगा देती है। इन दोनों की बातें वहीं बैठा एक लोकल आदमी सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। अब फिन को तो वो नक्शा चाहिए था किसी भी हाल में, इसीलिए वो रात के अंधेरे में वापस आता है, फिर से उसी खोजबीन में लग जाता है। लेकिन इस बारी भी एली उसके पीछे से आकर धप्पा कर देती है। उसका कहना था कि अगर वो इस बारी भी नहीं गया तो वो पुलिस को बुला देगी। फिर उसे सच बता देता है, असल में वो यहाँ पर एक नक्शे के लिए आया है जो बादशाह सुलेमान के खजाने तक उसे लेकर जाएगा। उसकी ये बातें सुन वो हंसना शुरू करता है, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ किताबों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसा हकीकत में कोई चीज नहीं होती। पर फिन को यकीन था, इसीलिए वो उसे कुछ देर रुकने को कहता है। अपनी खोज जारी रखता है। समय आने पर वो एक गुप्त रास्ते को ढूंढने निकलता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें अपनी चारों तरफ सिर्फ इतिहास से भरी चीजों का भंडार नजर आता है। उसी के बीच एक ताबूत रखा था, जो देख फिन को लगता है कि शायद उसी के अंदर वो नक्शा होगा। लेकिन उसे खोलने पर उन्हें कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो 2-3 चीजों को और चेक करता है। जाकर उसे एक बॉल के अंदर उसके मतलब की फाइनली वो चीज मिल जाती है। उस पर लिखी भाषा उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। इतनी में वही लोकल आदमी वहां आया जो उन दोनों पर ही तलवार से हमला करता है। लेकिन जब उसकी नजर फिन के गले में लटके हुए सील पर पड़ी, वो वहीं ठहर गया। कहा कि तुम उन 24 लोगों में से हो क्या? उसके सवाल के जवाब फिन के पास नहीं था, लेकिन उसने वहां उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे उस आदमी पर यकीन नहीं था। हो सकता है कि वो कोई चोर हो जो उसके पीछे पड़ा हो, लेकिन हकीकत में वो शख्स तो फिन की मदद करता है। उसने इन्हें बताया कि आधा नक्शा है ये, अगर तुम्हें पूरा नक्शा चाहिए तो तुम्हें कीनिया जाना होगा। वहाँ एक भविष्यवाणी करने वाला तुम्हें मिलेगा जो उन 24 लोगों में से एक है, जो तुम्हें इस नक्शे का आधा हिस्सा देगा। इतना कहने के बाद वो दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब एली भी उसके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन फिन ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है इस काम में खतरा हो सकता है। ऐसे में वो एक और मुश्किल मोड़ नहीं ले सकता। पर यहाँ एली रिवील करती है कि उसे नक्शे पर लिखी भाषा आती है, और अगर वो उसे नहीं ले गया तो उसी का नुकसान होगा। अब यहाँ फिन भी परेशानी में पड़ गया, इसीलिए वो उसे मजबूरन उसके साथ ले जाना ही पड़ता है। अगले सीन में हम दोनों को केन्या के एक खटारा कार में देखते हैं, जो सिर्फ कपल के लिए थी। इसीलिए बाकी के लोगों को लगता है कि ये दोनों भी कपल है, और इसीलिए वो उन्हें बहुत परेशान करते हैं, जिसे तंग आकर एली कार से उतर जाती है और फिन को भी उतरना पड़ता है। अब इन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। उधर वो लोग जो उस साइड पर गए थे नक्शे की तलाश में, उनके हाथ वो लोकल लग जाता है। तो वो उसे फिन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे देखा था, उसे उनकी मदद की थी यहाँ से भागने में। लेकिन वो शख्स अपना ज़मीर नहीं बेचता, अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिसके बदले में उसे अपने परिवार के सामने जिल्लत भरी मौत मिलती है। क्या उसकी कुर्बानी को फिन जाया होने से बचा लेगा? दोनों अब पैदल ही चलना शुरू करते हैं। दरअसल इन्हें पहले वजीर नाम की जगह पर जाना होगा, फिर इन्हें गेड़ी तक जाना होगा। ये केन्या का एक छोटा सा गाँव है, जहाँ शायद इन्हें वो शख्स मिल जाए जिसकी इन्हें तलाश है। पर उससे पहले इन्हें एक आदिवासी मिलता है, जिसे गाँव वालों ने सजा के तौर पर रेगिस्तान में जिंदा ही गाड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो फौरन बाहर निकाला। इसके बाद वो आदमी अपना नाम जोमो बताता है, कहता है कि वो यही पास के कबीले का सदस्य है, पर उन्होंने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो उनकी मदद करना चाहता है। फिर उसे बताता है कि उन्हें गेड़ी नाम की जगह पर जाना होगा। ये सुनकर पहले तो वो आश्चर्य होता है, लेकिन बाद में उन्हें वहां ले जाने के लिए मान गया। तीनों ही लोग एक नाव से नदी को पार करते हैं। उस नदी में बहुत सारे हिप्पोस थे, जिसमें से एक इन पर हमला भी करता है, जिससे फिन और एली बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो जोमो उनकी तरफ फिन की लाई हुई चॉकलेट्स को उनकी तरफ फेंक देता है, जिससे कि वो चुपचाप पानी में चले जाते हैं। जोमो का कहना था उन्हें चॉकलेट बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये देख वो दोनों भी हैरान थे। खैर ये लोग काफी टाइम से चल रहे थे, इसीलिए एक जगह रुक कर ये थोड़ा आराम करते हैं। पेड़ पर लगे कुछ कीड़ों को कच्चा खा जाता है,
जो देख फिन को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है, लेकिन जोमो का कहना है ये उनके लिए स्नैक जैसे होते हैं। कुछ मील और चलने के बाद फाइनली जोमो उन्हें अलविदा कह देता है, क्योंकि अब वो जगह आ गई है जहाँ इन्हें आना था, यानी कि गेडी शहर, जहाँ पर इन्हें फॉर्चून टेलर मिल जाता है जिसके गले में वही सील थी जो कि फिन के पास थी। इसे देखकर वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बाकी के नक्शे के लिए आऊँ, तो अगर तुम्हारे पास वो है तो मुझे वो दे दो। पर वो शख्स बताता है उसके पिता की मौत हो गई है एक अचानक, जिसके कारण वो उसे बता नहीं सके कि वो नक्शा कहाँ है। लेकिन हाँ, उसे इतना जरूर पता है कि वो यहीं इसी दुकान पर है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। फिन मान गया और काम पर लग गया। इस तरफ फिन को कुछ तस्वीरें मिलती है जो सेम वैसे ही थी जैसी कि वो बचपन में बनाया करता था। उसके साथ वो गोल सी चीज भी थी। इस तरफ एली देखती है कि कुछ गुंडे दुकान में घुस रहे हैं। तभी उसकी नजर दुकान वाले शख्स के जूतों पर पड़ी, जो देख वो समझ गई कि ये जरूर उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ, इसीलिए उस पर हमला करके वहां से भाग गए। लेकिन जाते जाते फिन को वो नक्शा मिल जाता है जिसे वो अपने साथ रख लेता है। अब ये दोनों भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां ना जाने कैसे फिन को जेरी दिख जाता है, जिससे वो बताता है कि उनके पीछे गुंडे लगे हैं और वो उन्हें उन गुंडों से बचाता है और उसकी सुरक्षित उस जगह से निकलवा देता है। रात में एली उस अजीब सी चीज को जोड़कर एक इंस्ट्रूमेंट बना लेती है कि तभी वहां पर फिन आकर उस नक्शे को जोड़ देता है, जिससे उन्हें पता चलता है इसमें जो म्यूजिकल टोन लिखी है और जो गोल चीज है वो असल में एक म्यूजिकल फ्लूट है, जो समझने पर वो उसी टोन को प्ले करता है, जिससे उसके नक्शे पर अपने आप कुछ पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं, जो असल में फिन की बचपन की स्केचेस से मैच हो रहे थे। इसके बारे में उसके डैड ने अपनी कहानियों में भी जिक्र किया है, जिससे कि वो 3 चुड़ैलों का पहाड़ कहकर पुकारते थे। फिन की काबिलियत को देखकर एली काफी प्रभावित हो जाती है, इसीलिए आज की रात दोनों साथ में बिताते हैं। अब सुबह हुई तो ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, इसीलिए जेरी इन्हें अलविदा कह देता है। फिर ये दोनों अपने आने वाले सफर के लिए निकल पड़े, यानी कि उस पहाड़ पर जाने के लिए, जहां तक पहुंचने में इन्हें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये पहुंच ही गए। वहां जाकर फिन को समझ में आ गया ये सब तो उसके डैड बचपन में उसे बताया करते थे, साथ साथ में सिखाते भी थे कैसे उसे अपने इस काम को आगे बढ़ाना है। लेकिन किसी ने उन्हें बीच सफर में ही मार दिया, परंतु अब वो उनके अधूरे सपने को पूरा करेगा। बातों ही बातों में वो उन्हें गुप्त दरवाजा मिल जाता है, जिसे खोलकर वो अंदर चला गया, जहां जाकर उन्हें एक विशाल लावा दिखा, जिसके ऊपर एक रास्ता जा रहा है, जिस पर चलने पर ये दोनों ही बादशाह के उस कमरे तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें खजाने के मिलने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन वहां तो सिर्फ सुलेमान की मूर्ति थी, बाकी का एरिया खाली था, जो देख एली निराश हो जाती है। लेकिन फिन को यकीन था कुछ है जो उनसे मिस हो रहा है, इसीलिए वो आसपास की चीजों को देखता है, जहां पर उसे एक सांचा दिखाई दिया। वो उसके अंदर अपनी सील डाल देता है, जिससे हुआ कि वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया, यानी कि एक रास्ता। शायद इस बारी वो उस जगह तक पहुंच जाए जहां खजाना हो सकता है। आखिरकार इनकी मेहनत मुशक्कत के बाद फिन को वो नज़ारा देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में आज तक उसने सिर्फ किताबों और कहानियों में पढ़ा था। वो बादशाह सुलेमान के खजाने तक पहुंच गया, लेकिन उसकी नज़र तो उस किताब पर थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वो नहीं बल्कि कोई और भी है जो यहाँ आ चुका है, वही गुंडे जो अब जेरी को बलि का बकरा बनाकर लाए फिन के सामने, ताकि वो उस किताब को उसके हवाले कर दे। बेचारा फिन मजबूरी में उन्हें वो किताब दे देता है, तो वो उसे वापस जेरी को ही दे देते। यही था इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस गुंडों का सरदार कोई और नहीं बल्कि जेरी ही था। उसने ही फिन के पिता को मार डाला, क्योंकि वो इस किताब की लोकेशन उसे नहीं बता रहा था। लेकिन अब वो उसे मिल गई है, तो वो उसी समय का प्रयोग करके वापस अपनी जवानी में जाएगा। उस दिन को बदल देगा जब उसने पहली बार फिन की माँ को देखा, और इस बार वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी माँ उससे प्यार करे, ना कि उसके पिता से। इतना सब कुछ वो बस उसी चीज के लिए कर रहा है। लेकिन अभी सबसे पहले वो उन दोनों को एक चेम्बर में बंद कर देता है, जिसे पानी भरना शुरू हो गया। खुद जाकर उस किताब में लिखे मंत्र को पढ़ने लगता है। इधर फिन पानी में डूबना शुरू करता है। एक समय तो ऐसा आता है जब वो पानी डूबने लगता है, लेकिन तब जोमो आकर उसकी जान बचा लेता है। जी हाँ, जोमो, जो जेरी की तरह ही उन दोनों का पीछा कर रहा है, क्योंकि उसे पता था ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और इसीलिए उसने जेरी के नाम सुना तो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ये तीनों ही अब उस किताब को हासिल करने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन जोमो तो बिना कुछ सोचे समझे जेरी के लोगों को मारने लगता है, तो एली भी उसमें कूद पड़ती है। इस बीच फिन जाकर जेरी से किताब छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसने बहुत सी आत्माओं को वहां बुला लिया था। लेकिन इससे पहले वो सारे मंत्रों को पढ़ ले, फिन उसे वो किताब छीन लेता है, लावा में फेंकने की धमकी देता है। तब जेरी उससे कहता है, ऐसा मत करो, ये किताब बहुत अनमोल है, इसे तुम अपने पिता को बचा सकते हो, अपना दिमाग लगाओ और सोचो। फिन को कहीं ना कहीं ये बात उसकी ठीक लगती है, और इसीलिए उसने उसे फेंका नहीं। लेकिन नीचे खड़ी एली चिल्लाते हुए बोलती है, ये बस एक जाल है, तुम्हें फंसाने के लिए उसे फेंक दो। तो वो तुरंत उसे फेंक देता है। तो लालची जेरी भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है, जिसे वो उस लावा में जलकर मारा जाता है, और उस किताब के साथ
हालांकि उसका मिशन था वो किताब को ले जाकर लाइब्रेरी में रख दे, लेकिन पीटर ने जैसे ही कहा था कभी कभी अपनी पसंदीदा चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तो उसने यहाँ वही किया। जोमो भी अब उसे अलविदा लेता है। इस बीच एली उसे बताती है कि वो टोनेशिया की रानी के खोए हुए कपड़ों की तलाश में जा रही है, इसीलिए अगर जिंदगी रही तो वो उसे फिर कभी दोबारा मिलेगी। इतना कहने के बाद दोनों किस करते और अपनी इस कहानी को अधूरे में छोड़कर चले जाते हैं। और अंत में हम देखते हैं फिन वापस से लाइब्रेरी गया। पीटर ने उसकी तारीफ की। इस बार उसने खुद के दिल के नहीं बल्कि दिमाग की सुनी और दुनिया को बचा लिया, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। और अभी सिर्फ इस पार्ट का अंत हुआ है। आगे ऐसी कई दिलचस्प कहानियां इस सीरीज में, जिसे देखने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।